अपनी रिसर्च एप्टीट्यूड सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ, दैट इज़ वैलिडिटी एंड इट्स टाइप्स। ओके, इस टॉपिक से भी यूजीसी नेट में काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखे गए हैं, सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो आई एम एकता मुकुल, आप देख रहे हैं लिटरेचर बाय लॉजिक, आवर वेरी ओन इंग्लिश लिटरेचर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वैलिडिटी वर्ड का मीनिंग समझते हैं। देखो, ये वैलिडिटी वर्ड बना है वैलिड से, दैट मीन्स सही। ओके, अब इस वैलिडिटी का रिसर्च में क्या काम, तो रिसर्च सही तरीके से कंडक्ट हुई है या नहीं, वो फुल प्रूफ है या नहीं, ये जानने के लिए हमारा वैलिडिटी टेस्ट होता है। ओके, अभी वैलिडिटी को हम एक्यूरेसी से कंपेयर कर सकते हैं कि वैलिडिटी क्या टेस्ट करती है कि आपकी रिसर्च कितनी एक्यूरेट है। अब इस वैलिडिटी वर्ड को आप रिलायबिलिटी से कंफ्यूज मत करना। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि आप किसी टेस्ट को जब बार बार परफॉर्म करोगे तो उसके सेम रिजल्ट्स आने चाहिए। वहीं वैलिडिटी का मतलब होता है कि आप जिस भी चीज़ का टेस्ट कर रहे हो, जो आप मेजर करना चाहते हो, क्या वो उसी चीज़ को मेजर कर भी रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो आपने एक टेस्ट कंडक्ट किया, मैथ का टेस्ट, जिसमें आप ये जानना चाहते हो कि बच्चों की मैथ्स की स्किल्स कैसी है। अब उस टेस्ट में आपने ना मैथ के क्वेश्चंस देने के बजाय बहुत सारे इंग्लिश के क्वेश्चंस दे दिए और आपने बोला बच्चों का ये हमने मैथ का टेस्ट ले लिया, अब इससे हमें बच्चों की मैथ की स्किल की नॉलेज हो जाएगी। तो क्या वो टेस्ट वैलिड था? नहीं, क्योंकि उसमें मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं थे, उसमें इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो वैलिडिटी मतलब कोई चीज़ एक्यूरेट है या नहीं। ओके, तभी हम उसे वैलिड करार देंगे, सही करार देंगे। सो आई होप आपको वैलिडिटी वर्ड का मीनिंग अभी समझ आ गया हो। तो सबसे पहले हम सारी वैलिडिटी के टाइप्स के नेम्स देख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके हम सारे टाइप्स को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास फेस वैलिडिटी, देन वी हैव कंटेंट वैलिडिटी, जिसके अंदर हमारे पास सैम्पलिंग वैलिडिटी भी आ जाती है। देन वी हैव कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के अंदर वी हैव another two types of validity, that is convergent and discriminant. Okay, उसके बाद we have internal validity and external validity. उसके अलावा we have criterion related validity, जिसके अंदर we have another different two types of validity, that is predictive validity and concurrent validity. Okay, and external validity के अंदर भी we have one more different type of validity, that is ecological validity. Okay, हम एक एक करके इन सभी validities को अभी समझेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास फेस वैलिडिटी। देखो, नाम से हमें पता चल रहा है कि फेस, अब यहाँ पे ह्यूमन फेस की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है कि जो टेस्ट है वो ऊपर से अपीयर कैसा करता है। ओके, मान लीजिए आपने ड्राइविंग टेस्ट दिया, ओके, एंड उस ड्राइविंग टेस्ट में जो क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे ड्राइविंग से रिलेटेड थे। तो उस टेस्ट को देख करके हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई, ये तो रिलेवेंट है, ये वैलिड है, क्योंकि इसमें जितने भी सारे क्वेश्चंस है वो हमें देखने से पता चल रहा है कि ये ड्राइविंग से रिलेटेड है। तो इस चीज़ को हम कह देंगे कि ये फेस वैलिडिटी इसमें है। बट यही वैलिडिटी एक्चुअली सबसे ज़्यादा वीकेस्ट होती है साइंटिफिकली। क्यों? क्योंकि इसमें ज़रूरी नहीं है बाकी सारी चीज़ों का भी उतना ही ध्यान दिया गया हो। ये जो आंखों से नज़र आ रही है सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करती है कि भाई हाँ, देखने से हमें सही लग रहा है तो मतलब ये काफ़ी हद तक सही होगा। तो इसमें ना इंसान का पर्सनल बायस भी आ जाता है। कई बार ये सब्जेक्टिव होती है कि एक इंसान ने कुछ ऑब्ज़र्व करा, दूसरे ने कुछ ऑब्ज़र्व करा, जिसको जो देख करके वो समझ में आया उसने उस रिसर्च को फिर वैलिड करार दे दिया। तो इसी को हम बोलते हैं फेस वैलिडिटी। जो जिस तरह से अपीयर हो रहा है, अपीयरेंस के बेसिस पे हम उसको सही या गलत बोल देते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज कंटेंट वैलिडिटी। देखो, कंटेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, एक रिसर्च के अंदर जो जो चीज़ें आनी चाहिए क्या हमने उन सभी को शामिल किया है, तो हम उसे वैलिड बोल देंगे कि सारे कंटेंट का हमने ध्यान रखा है। अब कंटेंट से हमारा यहाँ पे मतलब आ जाता है कि एक मान लो एक एग्ज़ाम है, मैथ का एग्ज़ाम हम रख लेते हैं। मैथ के एग्ज़ाम में भी आपके सब टॉपिक्स काफ़ी सारे हो सकते हैं, ठीक है। अब टीचर ने ओवरऑल एक मैथ का एग्ज़ाम लिया बच्चे का, तो उसके अंदर ऐसा नहीं होगा कि वो सिर्फ एक या दो टॉपिक के क्वेश्चंस डालेगी, वो सारे के सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस डालेगी, तभी उसे हम कंटेंट वाइज वैलिड बोलेंगे, क्योंकि उसने सारे कंटेंट का उसमें हिसाब रखा है कि हाँ भाई, मैंने एक एक चीज़ उसमें इंक्लूड करी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चीज़ इंक्लूड करी है, बाकी सारी चीज़ें स्किप कर दी, तो उसे हम कंटेंट के हिसाब से इनवैलिड करार देंगे कि भाई आपने ना सारे कंटेंट का इक्वली ध्यान नहीं रखा। इसके अंदर ही हमारे पास आ जाती है सैम्पलिंग वैलिडिटी।
तो सैम्पलिंग में भी सेम यही क्राइटेरिया अप्लाई होता है कि आपने अपनी तरफ से कोशिश की है कि सारे के सारे जो पॉपुलेशन है उसमें इक्वल चांस हो कि भाई सभी इंक्लूड हो सके। ऐसा ना हो कि आपकी पर्सनल बायस है कि आपने कुछ सेलेक्टिव लोग अपनी तरफ से चूज़ कर लिए सैम्पलिंग में। ओके, सैम्पलिंग को डिटेल में समझने के लिए मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, सो डोंट वरी इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अभी नेक्स्ट टाइप ऑफ वैलिडिटी हमारे पास है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। देखो, कंस्ट्रक्ट वर्ड का मीनिंग होता है कोई आइडिया, कोई कॉन्सेप्ट, ओके, जिसको ना हम एक तरह से नंबर्स में नहीं नाप सकते इतने आसानी से। ये कहीं ना कहीं क्वालिटेटिव होता है हमारे लिए। जैसे फॉर एग्जांपल डिप्रेशन है, ठीक है। अब आप डिप्रेशन को ना किस तरह से नापोगे, ये आपके पास कोई ज़रिया नहीं होता है ना। तो आप ये कैसे बताओगे कि भाई ये जो रिसर्च हुई है, इसमें जो ये टेस्ट हुआ है, ये वैलिड है या नहीं, क्योंकि डिप्रेशन को नापने के लिए, मेजर करने के लिए कोई ऐसा एक्यूरेट टूल है या नहीं है, ये हमें देखना पड़ेगा, राइट। तो इसी को हम कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी कहते हैं, जिसमें हमें वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स मेजर करने होते हैं एक्यूरेटली, जो एक्चुअल में मेजर करने बहुत मुश्किल होते हैं। तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के हिसाब से आपको वही चीज़ एक्यूरेटली मेजर करनी है जो आपने बोली है। मान लो अगर आपने डिप्रेशन बोला है कि मुझे ये चीज़ मेजर करनी है कि भाई अगर किसी के साथ आप बुरा बिहेव करते हो तो उस इंसान को डिप्रेशन हो सकता है या थोड़ा सा बुरा लगेगा, इस चीज़ को आप नापना चाहते हो, मेजर करना चाहते हो, तो आप इसी चीज़ के ऊपर ही काम करोगे। ऐसा नहीं हो कि ये डिप्रेशन का नाम लेके आपने एंजाइटी लेवल मेजर कर लिया या स्ट्रेस लेवल मेजर कर लिया या पैनिक लेवल मेजर कर लिया, तो वो आपकी कंस्ट्रक्ट इनवैलिडिटी हो जाएगी अगर आपने कुछ और चीज़ मेजर करी है तो। ओके, अभी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के अंदर हमारे पास 2 टाइप्स आ जाते हैं, वन इज़ कन्वर्जेंट एंड वन इज़ डाइवर्जेंट। पहले कन्वर्जेंट को समझते हैं। देखो, जब हमारे पास सेम टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ओके, फॉर एग्जाम्पल ऑन वन साइड वी हैव एंजाइटी, ऑन द अदर साइड वी हैव स्ट्रेस, ओके। अब जिस टूल से स्ट्रेस को नापा गया है और उसका जो रिजल्ट आया है, सेम वैसे ही एंजाइटी को नापने के बाद भी सिमिलर टाइप ऑफ रिजल्ट आना चाहिए। तो ये हमारा कन्वर्जेंट वैलिडिटी हो जाएगा जब सिमिलर जैसी चीज़ों का सेम सा रिजल्ट आए, ओके, दैट इज़ कन्वर्जेंट वैलिडिटी। इसका उल्टा होता है डाइवर्जेंट वैलिडिटी। तो जब अपोजिट चीज़ों को हम एक साथ टेस्ट करते हैं किसी के थ्रू एंड उनका अपोजिट टेस्ट आना चाहिए, सिमिलर टेस्ट नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपने एक तरफ ले ली एंजाइटी कंस्ट्रक्ट एंड दूसरी तरफ आपने ले ली हैप्पीनेस कंस्ट्रक्ट, ठीक है। ये दोनों ही आइडियाज़ है, एक तरह के कॉन्सेप्ट्स है। तो आपने जब इन दोनों के ऊपर किसी चीज़ का टेस्ट किया तो इन दोनों के रिजल्ट्स अलग अलग आने चाहिए, डाइवर्स रिजल्ट्स आने चाहिए, सिमिलर रिजल्ट्स नहीं आने चाहिए, क्योंकि ये दोनों क्या है, अपोजिट कॉन्सेप्ट्स है अपने आप में, सिमिलर कॉन्सेप्ट्स नहीं है। कन्वर्जेंट में सिमिलर कॉन्सेप्ट्स एंड डाइवर्जेंट में अपोजिट कॉन्सेप्ट्स। सो आई होप आपको कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी एंड इसके ये 2 टाइप्स अभी क्लियर हो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ वैलिडिटी, दैट इज इंटरनल वैलिडिटी। देखो, इंटरनल वैलिडिटी क्या होती है? एक्चुअल में आपके पास 2 वेरिएबल्स होते हैं, है ना, जो हमने लास्ट वीडियो में समझा था। वेरिएबल्स क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसकी वजह से असर आता है किसके ऊपर? डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। तो इंटरनल वैलिडिटी के अंदर ये चेक किया जाता है कि जो कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप क्रिएट हुआ है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से क्रिएट हुआ है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी और रीज़न की वजह से वो बदलाव आ गया एंड हमें पता ही नहीं चला और हमें लगता रहा कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से हुआ है। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, मान लो एक टीचर ने नया अपना एक टीचिंग मेथड निकाला है जिससे कि वो बच्चों की मैथ्स की स्किल्स इम्प्रूव करना चाहती है, ठीक है। अब उसने जो ये टीचिंग मेथड है ये हमारा हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड जो बच्चों की मैथ्स की स्किल्स है, लर्निंग है, वो हमारा हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो टीचर ने अपना टीचिंग मेथड अप्लाई किया, बच्चों की मैथ की स्किल उसी की वजह से इम्प्रूव होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे एक्स्ट्रा ट्यूशन्स ले रहे हैं मैथ्स के और उसकी वजह से बच्चों की मैथ्स की स्किल्स इम्प्रूव हो रही है। तो इससे ये तो नहीं पता चलेगा ना कि टीचिंग की जो टीचर के टीचिंग मेथड उसने नया ईजाद किया है वो कितना इफ़ेक्टिव है, वो कितना फ़ायदेमंद है या नहीं। इसी को हम इंटरनल वैलिडिटी मानते हैं। जब हम ये कंफर्म कर सके कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से रिज़ल्ट आया है वो उसी की वजह से आया, कहीं ऐसा तो नहीं किसी और चीज़ की वजह से आया हो। ओके, आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर नाउ।
नेक्स्ट इज एक्सटर्नल वैलिडिटी। देखो एक्सटर्नल वैलिडिटी वो होती है जो रिसर्च के बाहर ये चेक कर सके कि ये चीज़ क्या सभी चीज़ों के ऊपर अप्लाई हो सकती है, मतलब जनरलाइज हम इसको कर सकते हैं। देखो जनरलाइज करने का मतलब होता है कि आपने मान लो रिसर्च की है एक मेडिसिन की, ठीक है, कि भाई ये है ना इस तरह से पेशेंट्स के ऊपर काम कर सकती है, आपने 50 पेशेंट्स के ऊपर वो रिसर्च की, तो क्या वो सेम मेडिसिन बाहर दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी इंसान के ऊपर काम कर सकती है? ये कहती है एक्सटर्नल वैलिडिटी, कि आपकी जो रिसर्च है, जो आपने काम किया है, वो अगर सबके ऊपर इक्वली एक तरीके से एक समान काम कर रही है तो हम उसे एक्सटर्नली वैलिड बोलेंगे, अदरवाइज़ वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। इसी चीज़ को हम इकोलॉजिकल वैलिडिटी भी बोलते हैं। इकोलॉजिकल में भी सेम वही चीज़ आ जाती है। आप लैब में तो एक सेट एनवायरनमेंट में काम करते हो, तो वहाँ पे रिजल्ट्स पाना आसान है, सब कुछ चीज़ आप कंट्रोल करके करते हो, बट अगर बाहर वो चीज़ें कंट्रोल्ड नहीं है, वो कैसे भी अगर हो रही है, तो भी क्या आपकी रिसर्च उतनी ही वैलिड होगी, क्या वहाँ पे काम करेगी या नहीं करेगी? इसी को हम एक्सटर्नल वैलिडिटी बोल देते हैं या फिर इकोलॉजिकल वैलिडिटी बोल देते हैं। आई होप दिस पॉइंट इज़ ऑल्सो क्लियर टू यू। नेक्स्ट अप वी हैव इज़ क्राइटेरियन वैलिडिटी। देखो क्राइटेरियन वैलिडिटी के अंदर हमारे पास वर्ड आ जाता है क्राइटेरिया। ओके, अब ये क्राइटेरिया किस चीज़ का? देखो जब हमने रिसर्च करी तो ऐसा तो नहीं है कि हमने पहली बार किसी चीज़ पे रिसर्च की और हमसे पहले किसी और इंसान ने उस टॉपिक पे एक सेट पैटर्न में रिसर्च की ही नहीं होगी। तो जिस इंसान की रिसर्च ऑलरेडी वैलिड प्रूफ हो चुकी है सिमिलर टॉपिक के ऊपर, राइट, तो हम उससे कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि उसने एक क्राइटेरिया फॉलो किया है एंड उसकी जो रिसर्च है ऑलरेडी लोगों ने वैलिड करार दी है। तो हम अपनी रिसर्च को उससे कंपेयर कर सकते हैं कि क्या हमारी रिसर्च भी सिमिलर टाइप ऑफ रिजल्ट्स दे रही है या नहीं दे रही। इसे देखो एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपने जो मैथ का, आप एक टीचर हो और आपने एक मैथ का नया मेथड इजाद किया है, उससे आपको समझना है कि ये जो बच्चे हैं इनकी मैथ की स्किल्स डेवलप होती है या नहीं। अब आप ही की तरह एक और टीचर ऑलरेडी इसी सिमिलर टाइप ऑफ मेथड को ऑलरेडी क्रिएट कर चुकी है एंड उसका जो है रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। अब उसका रिजल्ट कितना ज़्यादा है, बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे से सीख रहे हैं, कम सीख रहे हैं या बहुत कम सीख रहे हैं, क्या आपकी रिसर्च का भी रिज़ल्ट उसकी रिसर्च से मैच करता है या नहीं, इसी को हम क्राइटेरियन वैलिडिटी कहते हैं। ओके, जिसमें आपका एक पैटर्न फॉलो होता है, एक क्राइटेरिया फॉलो होता है ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड जो है क्राइटेरिया के ऊपर। ओके, और इसको एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लो आप एक ड्राइविंग टेस्ट आपने एक बनाया, ठीक है। अभी ड्राइविंग टेस्ट आपका एक नया आपने ईजाद किया जो कि सबसे पहले आपने बना दिया, आपसे पहले भी किसी ने उसी के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करी थी बट वो वैलिड ऑलरेडी प्रूफ हो गई थी। तो आपकी टेस्ट और उस इंसान की टेस्ट का रिज़ल्ट कितना मेल खाता है, इसको हम क्राइटेरियन वैलिडिटी बोलते हैं। इसके अंदर हमारे पास 2 टाइप्स आ जाते हैं। वन इज़ कॉन्करेंट वैलिडिटी। देखो कॉन्करेंट मतलब एक साथ, ठीक है। अभी जो पहले किसी ने उस पर रिसर्च करी थी, पहले जो जिस इंसान का क्राइटेरिया ऑलरेडी सेट पैटर्न में एस्टैब्लिश्ड था, अब उसकी रिसर्च को एक तरह से हम दोबारा से चलाएंगे और आपकी रिसर्च को दोबारा से चलाएंगे, और अगर आप दोनों की रिसर्च का दोबारा से सिमिलर टाइप ऑफ रिज़ल्ट आता है तो इसको हम कॉन्करेंट वैलिडिटी बोल देते हैं। एंड ऐसे ही क्राइटेरियन वैलिडिटी का दूसरा हमारा टाइप होता है प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, जिससे आपने जब रिसर्च करी तो उस रिसर्च से थोड़े टाइम बाद ही उसके रिज़ल्ट्स बदल नहीं जाने चाहिए। हम उसे प्रेडिक्ट करके बता सकते हैं कि अच्छा अभी इस इंसान ने मैथ में ये परफॉर्मेंस दी है आपके रिसर्च के बाद, आपके इस टेस्ट के बाद, तो ये कुछ टाइम के बाद भी सिमिलर परफॉर्मेंस ही देना चाहिए, तभी उसे हम प्रेडिक्टिव वैलिडिटी बोलेंगे। कि हाँ भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी तो आपने बच्चों को जो एक नया मेथड पढ़ाया वो बहुत अच्छा बच्चों ने सक्सेसफुली परफॉर्म किया, बट एक हफ्ते बाद या 1 महीने बाद ही बच्चों की परफॉर्मेंस एकदम लो पड़ गई, तो उसका असर बच्चों पे रहना चाहिए। और इससे हम बच्चों की जो परफॉर्मेंस है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ फ्यूचर में भी बच्चे इस तरीके से परफॉर्म करेंगे, तो इसे कहते हैं हम प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। आई होप आपको ये सारी टाइप ऑफ वैलिडिटीज़ क्लियर हो। नाउ वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ दिस वीडियो, एंड अगर आपको सारी वैलिडिटी समझ में अच्छे से आई हो, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, एंड मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।